रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए और उन आयंस के लिए जो हाइड्रोजन एटम जैसे हैं, लाइक हीलियम आयन एंड लिथियम आयन। चूँकि हाइड्रोजन एटम हो, हीलियम +1 आयन हो या लिथियम +2 आयन हो, इन तीनों में एक सिमिलरिटी है कि इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर अप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट एटम दैट प्रोवाइड्स मॉडल टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हमें पता है कि एटम स्फेरिकल है, इसलिए इस एटम में हाइड्रोजन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, इस एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बजाय स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करने पड़ेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज डिस्क्राइब्ड बाय स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा और फाई। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को 3 पैरामीटर से डिस्क्राइब किया जाता है, r, थीटा और फाई। r इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ लिया था। थीटा है पोजीशन वेक्टर का z एक्सिस के साथ एंगल, और फाई है इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन का x एक्सिस के साथ एंगल। तो इसकी डिटेल के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को दोबारा व्यू कर सकते हैं। Now we have to use spherical polar coordinates rather than Cartesian coordinate। यानी अब हमने x, y और z एक्सिस की जगह r, थीटा और फाई की टर्म में बात करनी है। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रोटेट कर रहा है। हमने कहा कि r इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब हमारा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और हमारा ओरिजिन है न्यूक्लियस का सेंटर। तो न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, ये इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। एक दफ़ा हम प्रीवियस डायग्राम को जहाँ पर दोबारा लगा लेते हैं ताकि हमें डिस्कस करने में आसानी हो। तो ये देखिएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये ओरिजिन जो है ये न्यूक्लियस का सेंटर है। तो इस न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस ये r है। और ये जो r की वैल्यू है ये एक्चुअली r रिप्रेजेंट करता है इसके पोजीशन वेक्टर को। इस पोजीशन वेक्टर का z एक्सिस के साथ एंगल ये थीटा है, और इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का अगर हम प्रोजेक्शन ड्रा करें तो इस प्रोजेक्शन का एंगल विद x एक्सिस दैट इज़ फाई। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए अब हमें r की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और हमें फाई की वैल्यू का भी इल्म होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एंड r इज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि r की वैल्यू से एक्चुअली हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वैल्यू ऑफ r गिव्स एक्चुअली इंफॉर्मेशन अबाउट रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये जो थीटा है पोजीशन वेक्टर का एंगल z एक्सिस के साथ, इसको कहते हैं पोलर एंगल, एंड फाई इज कॉल्ड एजीमुथल एंगल। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, और चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम -E लिखेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E। और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन ये चार्ज पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियस का चार्ज it will be called positive ZE
ये Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, कैपिटल Z। और E है एक प्रोटॉन का चार्ज, इसको हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं कि चार्ज ऑन प्रोटॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +E। अब यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, इसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल Z। एक प्रोटॉन पे चार्ज है E और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं Z। इसका मतलब है टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस एटम का हो या किसी आयन का हो, उस पर टोटल चार्ज है ZE। अगर तो आप हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो उसमें तो एक ही प्रोटॉन है, तो Z की वैल्यू 1 होगी। अगर हम हीलियम की बात करेंगे उसमें 2 प्रोटॉन हैं, उसमें फिर Z की वैल्यू 2 होगी। और अगर हम लिथियम की बात करेंगे वहाँ 3 प्रोटॉन हैं, तो वहाँ Z की वैल्यू 3 होगी। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 1 एंड फॉर हीलियम प्लस आयन हीलियम प्लस आयन के लिए Z की वैल्यू 2। और लिथियम 2+ आयन के लिए Z की वैल्यू 3। तो अकॉर्डिंगली बाकी एटम्स के लिए और बाकी आयन्स के लिए हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। फॉर लिथियम 2 पॉजिटिव आयन Z इज इक्वल टू 3। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस r इज कॉल्ड कैपिटल V। जब हमने 1 डायमेंशनल बॉक्स की बात की थी, या जब हमने पार्टिकल को 3 डायमेंशनल बॉक्स में देखा था, तो उसमें हमने सपोज किया था कि विद इन बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, जो कि एक रियल सिस्टम है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। ये आपने लोअर क्लासेस में कैलकुलेट की होगी। तो ये डिस्क्रिप्शन है पोटेंशियल एनर्जी की। इसमें Z है एटॉमिक नंबर, E इज चार्ज, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। अलबत्ता जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाए, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इन्फिनिट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अलबत्ता जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा, तो फिर चूंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी। तो ये एक डिफरेंस है कि 1 डायमेंशनल बॉक्स में और 3 डायमेंशनल बॉक्स में हमने कहा था कि जब तक पार्टिकल बॉक्स के अंदर है पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और जब इलेक्ट्रॉन बॉक्स से बाहर चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट होगी।
अब रियल सिस्टम में जब तक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है, जब तक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं हो रही, जब तक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन असरअंदाज नहीं हो रही, एज फार एज इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड एज फार एज there is no force of attraction between nucleus and electron, its potential energy will be zero. लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करना शुरू करेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव में लिखेंगे। अट्रैक्शन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो जो न्यूक्लियस के करीब आएगा उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन में एनर्जी डिक्रीज होती है, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। देयरफॉर वी से पोटेंशियल एनर्जी विद इन एटम इज नेगेटिव। तो इन एटम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। अब देखें, ये हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी और 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए हम यहाँ पर v को 0 पुट कर जाते थे, लेकिन अब हम v को 0 पुट नहीं करेंगे, अब हम v की ये वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाना है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 के इस पार्ट से हमने साई को कॉमन लिया और इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसमें ये जो स्काई ब्लू हाईलाइटेड पोर्शन है इसे कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर और इसको इनवर्स ट्राइंगल के स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दीज आर एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस और ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब हमने इस पोर्शन की जगह डेल्टा स्क्वायर पुट किया तो ये इक्वेशन ज़रा सिंप्लीफाई होकर हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। अब हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अब 0 नहीं है। नो पोटेंशियल एनर्जी हैज़ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी पुट हेयर। तो यहाँ पर इस v की जगह हम ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। तो इस कैपिटल V को हम डार्क ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू को भी डार्क ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये प्लस हो गया। नाउ वी गेट इक्वेशन 4। अब नेक्स्ट एक स्टेप हम स्किप करेंगे क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व हैं। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे। लैप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यू को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह लिखा जाता है। तो इसमें हमने बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को स्किप किया है और डेल्टा स्क्वायर की ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इसमें देखिएगा डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू में 3 पार्ट्स हैं जिसको हमने डिफरेंट कलर्स में लिखा हुआ है। इसका जो पहला पोर्शन है इसमें सिर्फ r प्रेजेंट है। फर्स्ट पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स ओनली वैल्यूज ऑफ r और इसको हमने पिंक कलर से, जहां जहां r का जिक्र होगा हम इसे पिंक कलर में लिखेंगे, जहां थीटा आएगा उसे हम ग्रीन कलर में लिखेंगे और जहां फाई होगा उसे हम स्काई ब्लू कलर में लिखेंगे। क्योंकि अब हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करने हैं r, थीटा एंड फाई। तो r को हम पिंक से लिखेंगे, थीटा को ग्रीन से और फाई को स्काई ब्लू से।
तो इस तरह हमें ज़रा समझने समझाने में आसानी होगी। तो इस इक्वेशन के फर्स्ट पोर्शन में लैप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यू जब हमने ली, इसके राइट हैंड साइड पर जो पहला पार्ट है इसमें सिर्फ आर है, और जो दूसरा पार्ट है इसमें आर भी है, थीटा भी है, और जो तीसरा पार्ट है इसमें आर, थीटा और फाई तीनों हैं। लेकिन अल्टीमेटली एंड पे जाके हमने आर, थीटा और फाई को सेपरेट कर देना है। तो जब आपने थीटा स्क्वायर की वैल्यू का पुट की तो अब श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म ऑफ आर, थीटा एंड फाई। लैप्लेशियन ऑपरेटर की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो वी गॉट दिस इक्वेशन। अब ये फाई को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, करली ओवर करली आर, इसके साथ फाई आ गया, यहाँ पर करली थीटा और करली ओवर करली थीटा के साथ फाई आ गया, और इधर करली स्क्वायर ओवर करली फाई स्क्वायर इसके साथ साई आ गया। तो साई की वैल्यू करली ओवर करली आर के साथ भी आ गई, इस करली ओवर करली थीटा के साथ भी आ गई, इस करली स्क्वायर ओवर करली फाई स्क्वायर के साथ भी साई आ गया। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि साई को आपने यहाँ नहीं लिखना, और साई को आपने यहाँ करली और करली थीटा के साथ भी नहीं लिखना। उसकी वजह यह है कि ये जो करली और करली आर है, इट इज़ एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये ऑपरेटर ऑलरेडी इस फंक्शन पर अप्लाई हो रहा है। अलबत्ता ये जो ऑपरेटर है ये किसी फंक्शन पर अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हमने साई पे अप्लाई कर दिया। सिमिलरली ये करली और करली थीटा, ये ऑपरेटर ऑलरेडी इस फंक्शन पर अप्लाई हो रहा है। अलबत्ता ये जो ऑपरेटर है करली ओवर करली थीटा, ये किसी ऑपरेटर पर अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हमने साई पर अप्लाई कर दिया। सिमिलरली ये करली स्क्वायर और करली फाई स्क्वायर, ये भी एक ऑपरेटर है जो किसी भी फंक्शन पर अप्लाई नहीं हो रहा, इसको भी हमने साई पर अप्लाई कर दिया। तो हमने इस ऑपरेटर को और इस ऑपरेटर को और इस ऑपरेटर, ये तीन ऑपरेटर्स किसी भी फंक्शन पर अप्लाई नहीं हो रहे, इनको हमने साई पर अप्लाई किया। अलबत्ता ये ऑपरेटर करली और करली साई और ये करली और करली थीटा, ये ऑलरेडी फंक्शंस पर अप्लाई हो रहे हैं, इनको अब आपने साई पर अप्लाई डायरेक्टली नहीं करना, इनको हम अब डायरेक्टली साई पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हम आगे चल के इस इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे। तो जहाँ सिंपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगी उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। जहाँ कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व होगी उसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में करेंगे, और एग्ज़ाम में भी उसको डायरेक्टली बताया जाएगा, यानी वो वैल्यू आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। जी अब देखिएगा, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अब हमने मल्टीप्लाई करना है विद आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड्स पर। तो इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पर भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें, राइट हैंड साइड पर भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। ये देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड पर भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया। राइट हैंड साइड पर तो मल्टीप्लाई करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पर पहले भी ज़ीरो था, अब भी ज़ीरो ही है। अलबत्ता लेफ्ट हैंड साइड पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आर वाले फैक्टर से, थीटा वाले फैक्टर से और फाई वाले फैक्टर से और इस एनर्जी वाले फैक्टर से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा।
इसको आपने आर वाले फैक्टर से भी मल्टीप्लाई किया, ये देखिए, इसको हमने थीटा वाले फैक्टर से भी मल्टीप्लाई किया, इसको हमने फाई वाले फैक्टर से भी मल्टीप्लाई किया, और इसको हमने एनर्जी वाले फैक्टर से भी मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि कलर सेम है तो जहाँ जहाँ सेम कलर है उसको आप कैंसिल कर दें। ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है और ये हमने कैंसिल कर दिया। सिमिलरली ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है और हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन थीटा है और इधर साइन न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब हमारे पास न्यूमिनेटर में आ गया साइन थीटा, आर स्क्वायर भी ख़त्म हो गया और डिनोमिनेटर से साइन थीटा भी ख़त्म हो गया, कैंसल आउट हो गया। इस पोर्शन में, ये फाई वाले पोर्शन में, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा न्यूमिनेटर में भी है और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में भी है। तो ये पूरे का पूरा फैक्टर, ये वाला फैक्टर कैंसल आउट हो गया। अलबत्ता एनर्जी वाले पोर्शन में कहीं भी कोई चीज़ कैंसल आउट नहीं होती, तो इस पार्ट में ये फैक्टर एज सच रहेगा। अब हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब पहले हम साई को रिप्रेजेंट करते थे एक्स वाई और जी की टर्म में, क्योंकि हम कहते थे कि साई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस। अब हम कहेंगे कि साई इज़ द फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। तो नाउ देयर आर 3 वेरिएबल्स आर थीटा एंड फाई, और आर थीटा और फाई तीनों के लिहाज से सेपरेटली हम 3 क्वांटम नंबर डिराइव करेंगे अल्टीमेटली। तो बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो इंशाल्लाह इसकी आपको समझ आएगी और फ्यूचर में ये चीज़ें आपके काम आएंगी। नाउ साई इज़ द फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, तो हम लिखेंगे साई ब्रैकेट में लिखेंगे आर थीटा एंड फाई, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने लिखा है इसका मतलब है कि साई इज़ द फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। और जब हम कहते हैं कि साई इज़ द फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, तो इससे हमारा मतलब होता है कि साई डिपेंड्स ऑन आर थीटा एंड फाई। चूँकि वेव फंक्शन हमें पार्टिकल की पोजीशन के बारे में, इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें तभी मुकम्मल होगी, इस इंफॉर्मेशन का हमें फ़ायदा तभी होगा जब हमें आर थीटा और फाई तीनों की वैल्यूज़ का पता होगा। इट मीन कि साई की वैल्यू आर पे भी डिपेंड करती है, थीटा पे भी डिपेंड करती है, फाई पर भी डिपेंड करती है। तो ये वेव फंक्शन एक्चुअली प्रोडक्ट है 3 डिफरेंट वेव फंक्शन का, दैट आर साई ऑफ आर, साई ऑफ थीटा, साई ऑफ फाई। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते थे हम कहते थे कि साई एक्स वाई जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ साई एक्स, साई ऑफ वाई एंड साई ऑफ जी। अब हम कहेंगे साई ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू साई ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई साई ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई साई ऑफ फाई। ये वेव फंक्शन इन तीनों वेव फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट एक चीज हम और करेंगे, साई आर की जगह हम लिखेंगे कैपिटल आर, एंड कैपिटल आर इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। फॉर फर्दर डिस्कशन we will replace psi of r by r of r, and psi theta will be replaced by theta। ये देखें, ये कैपिटल R है एंड दिस कैपिटल R इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल r। ये कैपिटल थीटा है, दैट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा, और साई ऑफ फाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई, दैट इज फंक्शन ऑफ फाई। कैपिटल फाई दैट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल फाई। ये अब कैपिटल आर और स्मॉल आर का डिफरेंस तो हमें बड़ी देर से पता है,
अलबत्ता कैपिटल थीटा और स्मॉल थीटा में क्या डिफरेंस है, ये देखें, दिस इज द डिफरेंस, और कैपिटल फाई और स्मॉल फाई का ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम साई ऑफ आर को लिखेंगे आर ऑफ आर, कैपिटल आर दैट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और ये जो थीटा है इट इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू पोलर एंगल, एंड इट इज द फंक्शन ऑफ पोलर एंगल। कैपिटल थीटा is the function of small theta. Capital phi is wave function with respect to angular angle, with respect to azimuthal angle. Azimuthal angle को हम small phi से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल phi रिप्रेजेंट करता है इस चीज को, psi wave function with respect to phi, इसको अब हम कैपिटल phi से लिखेंगे। तो अब इस इक्वेशन में हमने साई ऑफ आर की जगह लिख दिया आर दैट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, और साई ऑफ थीटा इसकी जगह हमने लिख दिया कैपिटल थीटा दैट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा, और साई ऑफ फाई को हमने लिख दिया कैपिटल फाई दैट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल फाई। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हर दफ़ा साई के साथ अगर हम आर थीटा फाई लिखेंगे, या हर दफ़ा कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर लिखें, या हर दफ़ा कैपिटल थीटा के साथ स्मॉल थीटा, या हर दफ़ा कैपिटल फाई के साथ स्मॉल फाई, तो इसमें बार बार टाइम भी वेस्ट होगा और कन्फ्यूजन भी होगी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन 6 को, कि साई इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आर, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई। तो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम are in hydrogen like ions, that may be helium ion or lithium ion. This wave function of electron in hydrogen atom and hydrogen like ion is the product of capital R, capital theta and capital phi. And again let me repeat, capital theta R is wave function of electron with respect to position, with respect to distance from nucleus. Capital theta is wave function of electron with respect to angle of position vector with z axis, that is called polar angle, and capital phi is the wave function with respect to azimuthal angle. अब इक्वेशन 7 को, क्योंकि अगर आप इक्वेशन 5 को देखें, ये दिस इक्वेशन 5, इसमें हमें चाहिए है वैल्यू करली साई ओवर करली आर की, करली साई ओवर करली थीटा की, और करली स्क्वायर साई ओवर करली फाई स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ लेनी है इक्वेशन 7 को डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के लिहाज से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा और फाई कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल आर विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, जब हम आर की बात करेंगे उस वक्त हम थीटा और फाई कांस्टेंट रहेंगे, और जब हम थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल थीटा तो फिर आर और फाई कांस्टेंट होंगे। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 7 को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल थीटा, तो करली साई ओवर करली स्मॉल थीटा, इसमें अब आर और फाई कांस्टेंट हैं। डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल थीटा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल थीटा, स्मॉल थीटा तो आप पेज पे भी लिख लेते हैं, कैपिटल थीटा को उससे ज़रा साइज में बड़ा करके लिखना है। यूँ समझ लें एक बड़ा सा ओ डाल के दरमियान में लाइन खींच दें तो ये कैपिटल थीटा बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 7 को विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट करें, अब आर और कैपिटल थीटा कांस्टेंट होंगे, करली साई और करली स्मॉल थीटा। डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं स्मॉल थीटा से, क्योंकि कैपिटल फाई डिपेंड करता है स्मॉल फाई पे। तो
आर और कैपिटल थीटा ये कांस्टेंट है, करली फाई डेरिवेटिव ऑफ करली कैपिटल फाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल फाई। इक्वेशन 5 में हमें करली स्केयर साई डिवाइडेड बाई करली साई स्केयर की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है हम इसे 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इक्वेशन 10 को वंस अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो अगेन आर और थीटा कांस्टेंट होंगे। ये फैक्टर कांस्टेंट है, इस फैक्टर का आपने डबल डेरिवेटिव लिया तो इट इज़ करली स्केयर फाई ओवर करली फाई स्केयर, करली स्केयर कैपिटल फाई ओवर करली स्मॉल फाई स्केयर। ये देखिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 5 थी। इस इक्वेशन 5 में इक्वेशन 8 से हम करली साई ओवर करली आर की ये वाली वैल्यू लेंगे, इक्वेशन 9 से हम करली साई ओवर करली थीटा की ये वाली वैल्यू लेंगे, और इक्वेशन 11 से हम करली स्केयर साई ओवर करली फाई स्केयर की ये वैल्यू लेंगे, और ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमने इक्वेशन 8, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 11 को यूज़ किया इन इक्वेशन 5। तो करली साई ओवर करली आर की ये वैल्यू ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, करली साई ओवर करली थीटा की ये वैल्यू हमने पुट कर दी, करली स्केयर साई ओवर करली फाई स्केयर की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अलबत्ता यहाँ पर साई की वैल्यू हमने लिखनी है, साई इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आर कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई, तो साई की वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ देखिएगा, जब हम विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमने कहा कि कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई कांस्टेंट हैं। अब कांस्टेंट को फिर हम डिफरेंशियल साइन के अंदर नहीं रहने देंगे। ये जो ऑपरेटर है ये इस कांस्टेंट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई की वैल्यूज़ को हमने इस ऑपरेटर से बाहर कर दिया। यहाँ पर ये कैपिटल आर और कैपिटल फाई ये चूँकि कांस्टेंट हैं तो थीटा का ऑपरेटर इस पर अप्लाई नहीं होगा। आर और कैपिटल फाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा कांस्टेंट है, तो इस पर थीटा का ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा, तो इसको हम थीटा के ऑपरेटर से बाहर निकाल देंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को आर थीटा और फाई से डिवाइड किया जाए। तो हमने इस पार्ट को भी आर थीटा फाई से डिवाइड किया, इस पार्ट को भी आर थीटा फाई से डिवाइड किया, इस पार्ट को भी आर थीटा फाई से डिवाइड किया, और इस पार्ट को भी आर थीटा फाई से डिवाइड किया। तो यहाँ पर आर थीटा फाई और आर थीटा फाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखें, ये सेम कलर वाले फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आर थीटा फाई, यहाँ पर थीटा फाई इस थीटा फाई से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आर और फाई इस आर और फाई से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आर और थीटा इस आर थीटा से कैंसिल हो गया, और यहाँ आर थीटा फाई से ही कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया आर, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया कैपिटल थीटा, यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया कैपिटल फाई।
अब देखें, अब हम चूंकि आहिस्ता आहिस्ता आर थीटा और फाई को एक दूसरे से सेपरेट करते जाएंगे। ये देखें यहाँ पर पहले फाई के साथ आर और थीटा दोनों प्रेजेंट थे, अब हमने आर और थीटा को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। अब इस फैक्टर में सिर्फ फाई है, इस फैक्टर में सिर्फ थीटा है। अलबत्ता यहाँ पर आर में स्टिल थीटा प्रेजेंट है, इसको भी हम किसी तरीके से एक्सक्लूड कर देंगे। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बजाय फुल डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव को कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में। तो जहाँ जहाँ पहले करली लिखा था वहाँ पर अब हम डी लिख लेंगे, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे करली से और फुल डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो यहाँ पर करली स्केयर फाई ओवर करली फाई स्केयर की जगह डी स्केयर कैपिटल फाई ओवर डी स्मॉल फाई स्केयर एंड सो ऑन। तो ये हमने चेंजेस कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल यहीं से हम इस इक्वेशन को दोबारा लेंगे। तो इक्वेशन 12 तक आज हम पहुंचे हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन 12 को आगे लेके चलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।